देखिए, भूगोल की सामान्य प्रकृति को समझने के बाद और चिंतन फलक का अर्थ, चिंतन फलक के आयाम और चिंतन फलक के बदलाव को समझने के साथ हमें ये समझना चाहिए कि हमारे विषय भूगोल में किस किस तरह के चिंतन फलक आए और कैसे 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 एक चिंतन फलक जो है उसने अपना स्थान लिया और एक निश्चित समय के बाद में उस चिंतन फलक का अवसान हो गया और एक नए चिंतन फलक ने उसका स्थान ले लिया और अपना दबदबा स्थापित कर लिया। इस धारा में हम सबसे पहले पर्यावरणीय निश्चयवाद की बात करते हैं, क्योंकि ये पहला चिंतन फलक है जो एक व्यवस्थित रूप से रेडजेल के काम के साथ में हमारे विषय में स्थापित हुआ था। हालांकि यदि हम ग्रीक पीरियड से बात करें तो जो हमारे जो यूनानी हैं, रोमन्स हैं, अरब हैं और इवन जो शुरुआती जो यूरोपियन काम है, सब के अंदर हमें चिंतन फलक की धारा के अवयव स्पष्ट दिखाई देते हैं, या यूं कहें कि पर्यावरणीय निश्चयवाद की धारा का दबदबा स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन फिर भी एक चिंतन फलक के रूप में इसकी स्थापना को जब हम ट्रेस करने की कोशिश करें तो वो रेडजेल के काम और उसके बाद के कामों में हमें ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से दिखाई पड़ती है। ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जो पैराडाइम है, वो ये मान के चलता है कि नेचर इज सुप्रीम, सर्वे सर्वा है प्रकृति, और जो मानव है उसको वो एक पैसिव और रिएक्टिव बीइंग के रूप में देखता है, जो अपनी सराउंडिंग के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो मनुष्य को इस तरह देखते हैं कि मनुष्य जो है वो केवल और केवल प्रतिक्रियावादी है, और वो अपने आसपास का जो वातावरण है, चारों तरफ का जो वातावरण है, उसके आसपास की जो सराउंडिंग है, वो उसके साथ में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है। इवन यदि हम बहुत पीछे जाएं, यदि हम अरस्तु की बात करें, एरिस्टोटल की बात करें, तो एरिस्टोटल बिलीव दैट द वर्ड्स क्लाइमेटिक जोन्स, जो विश्व की जो जलवायु पेटियां हैं, डिटरमाइंड ग्लोबल हैबिटेबिलिटी। यदि हम अरस्तु की बात करें, इतना मतलब यूनान के दौर में, यूनानी जो दौर था उसके अंदर अरस्तु ये बात कह रहा है कि ये जो विश्व की जलवायु पेटियां हैं, फ्रेजिड, टेम्परेट, टॉरिड, है ना, ये जो पेटियां हैं, है ना, ये जो उष्ण कटिबंध है, उपोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध है, ये जो पेटियां हैं, उस समय 3 पेटियां मूल रूप से बात की गई थी। ठीक है, ये पेटियां, ठीक है, यही विश्व में उन स्थानों को तय कर रही है जहां पर बसावट मिलती है। ठीक है, इसका मतलब मनुष्य के जो कृत्य हैं वो पूरी तरह से वातावरण के द्वारा सुनिश्चित होते हैं। वातावरण ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, प्रकृति ही ये तय करती है कि आप जो हैं वो कहाँ बसेंगे। ठीक है, आपकी बसावट कहाँ होगी, ये आपके हाथ नहीं है, ये प्रकृति ने तय कर दिया है ना, इसे प्रकृति ने ही तय कर दिया है। फिर देखिए, जब आप इसमें आगे चलते हैं, एक सेकंड, हाँ, अब हम देखते हैं कि एक विद्वान थे ल्यूथविट, 1966 में इन्होंने अपनी बात कही, और वो कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो है, द डॉक्ट्रिन दैट ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द एनवायरमेंट, ये वो डॉक्ट्रिन है, ये वो प्रिंसिपल है जो ये मानता है कि मानव की तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो वातावरण के द्वारा कंट्रोल होती है। मतलब जो बात अरस्तु ने कही थी, ठीक है, वो बात अब ऑलमोस्ट साइंटिफिकली लोगों ने स्थापित कर दी है इस रेडजेल और उसके बाद के काम में। ठीक है, हालांकि ये तो लुत्वित ने तो अपने तरीके से उसको डिफाइन किया है। फिर देखिए, ग्लैकन कहते हैं कि सिंस एंशिएंट टाइम्स अ बिलीफ इन द
molding power of physical environment on human culture and constitution has attracted many advocates. वो ये कहता है कि शुरुआत से ही बहुत सारे लोगों को इस बात ने आकर्षित किया है कि ये जो भौतिक वातावरण है, ठीक है, ये मानव की संस्कृति और पूरी संस्थापना को मोल्ड करता है, दिशा देता है, ठीक है। तो ये जो काम है, ये काम ये स्पष्ट करते हैं कि पर्यावरणीय निश्चयवाद की जो संकल्पना है, ध्यान रखना मैंने चिंतन फलक नहीं बोला है, जो संकल्पना है ये बहुत पुरानी है, ठीक है। ये जब से हम पीछे ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने लगे तो हमें वहां से हमें पर्यावरणीय निश्चयवाद की छाप नजर आती है। लेकिन ये जो विद्वान है जिनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, फ्रेडरिक रेडजिल, ये जर्मन विद्वान है और इनकी जो किताब थी एंथ्रोपोजोग्राफी, इन्होंने इस किताब में जिस तरह से साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म की, मॉडर्न डिटर्मिनिज्म की बात की, वहां से विद्वान ये मानते हैं कि रेडजिल के काम से ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद का चिंतन फलक है वो मजबूती से स्थापित हुआ। उसके बाद उनकी शिष्या एलन चर्चिल सैंपल ने इस थॉट को अमेरिका में ले गई वो, और अमेरिका में उन्होंने खूब इसका प्रचार प्रसार किया। उनके दो काम बहुत फेमस हैं, एक जिसका नाम है अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिकल कंडीशंस, जो 1903 में आया, और इनका दूसरा काम है इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, जो 1911 में प्रकाशित हुआ। ये दोनों काम जो थे ना, इसमें सैंपल ने जो रेडजिल की धारा थी उसको स्थापित करने की कोशिश की, और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल चुने जिनसे ये स्पष्ट हो पाए कि हाँ, प्रकृति सर्वे सर्वा है और प्रकृति मनुष्य के हर कृत्य को आकार देती है। इसीलिए फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा जो बहुत फेमस था, मैन इज द स्लेव ऑफ नेचर, मनुष्य जो है वो प्रकृति का दास, ठीक है। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने भी इस दिशा में बहुत काम किया, और इनको क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म, जलवायु निश्चयवाद का जनक मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो काम था उसमें इन्होंने मनुष्य सभ्यता के ऊपर जलवायु के प्रभावों को बहुत गहनता से समझाते हुए इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि जो समुदाय जैसा है उसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी वहां की जलवायु दशाएं हैं। तो देखिए, क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन उनका वर्क था, उनमें उन्होंने ये डिस्प्ले करने की कोशिश की, डिस्प्लेड हिज predilection for racial typecasting and environmentalist explanations। इसमें उन्होंने ये कोशिश की बताने की, जैसे जैसे प्रजाति विशेषताएं जो हैं वो भी क्लाइमेट के कारण ही डिटरमाइन होती है। जैसे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो लोग हैं उनकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन, जो उनकी त्वचा का रंग है वो डार्क क्यों है, इसके साथ साथ में उनके स्वभाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये भी जो है वो जलवायु का ही खेल है, कि जो वाइट स्किन पीपल हैं, जो टेम्परेट जोन में रहने वाले लोग हैं, शीतोष्ण कटिबंध में रहने वाले लोग हैं, ये एडवांस होते हैं, चतुर होते हैं, ठीक है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट के होते हैं। तो ये जो चीज़ें थी ना, जिससे यहीं से ही एक कॉन्सेप्ट जो आगे जाके बहुत फेमस हुआ था, रेशियल सुप्रीमेसी, है ना, ये कॉन्सेप्ट कहीं इन्हीं कामों से निकलकर आगे बढ़ता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आप, आज बार बार ये वीडियो थोड़ा सा हैंग हो रहा है। अब देखिए, इसके बाद में पॉसिबलिज्म आया, और पॉसिबलिज्म बेसिकली स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, है ना। ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद था ना, इसको चुनौती दी पॉसिबलिज्म ने, संभववाद ने इसको चुनौती दी। और ये क्या है कि ये कहते हैं, इट क्लेम्स, ये जो पॉसिबलिज्म है ये कहता है, इट क्लेम्स दैट मैन हैज कैपेसिटी टू चूज बिटवीन अ रेंज ऑफ पॉसिबल रिस्पॉन्सेज टू फिजिकल कंडीशंस। ये कहते हैं कि प्रकृति अपार संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मनुष्य जो है उसको उसमें छांट की स्वतंत्रता है। देखिए, नव निश्चयवाद और संभववाद को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। नव निश्चयवाद और संभववाद में जो मूल अंतर है वो ये है
कि संभववादी ये कह रहे हैं कि प्रकृति अपार संभावनाएं देती है और मनुष्य उस छांट के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। तो मनुष्य को जितना ज्यादा क्षमतावान बताया है पॉसिबिलिटी संभववाद ने, ठीक है, उतना क्षमतावान नवनिश्चयवाद उसको नहीं वर्णित करता। नवनिश्चयवाद में प्रकृति जो है वो तुलनात्मक रूप से सीमित संभावनाएं प्रस्तुत करती है और मनुष्य के पास छांट की स्वतंत्रता तो है लेकिन वो सीमित संभावनाओं के अंदर है। अर्थात वो बीच का रास्ता लेके चलते हैं। वो कहते हैं देखो भाई, ना तो प्रकृति सर्वे सर्वा है और ना ही मनुष्य सर्वे सर्वा है, वो बीच के रास्ते का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो ये संभववादी कहते हैं कि मैन इज एन एक्टिव एजेंट, कि आप मनुष्य को पैसिव मत मानिए। मनुष्य तो सक्रिय है, सक्रिय कारक है इन शेपिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, और वो अपने चारों तरफ के प्राकृतिक जो वातावरण है उसको आकार देने की क्षमता रखता है, प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। और वो प्रोएक्टिव है, वो चलाकर अपने विवेक से वो पहले से निर्णय ले सकता है। वो केवल और केवल प्राकृतिक घटनाओं के प्रति केवल और केवल प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि मनुष्य तो प्रोएक्टिव है। Not only adjust with environment, rather he alters the environment in accordance with his needs and range of possibilities. आप ये मत सोचिए कि मनुष्य केवल और केवल अपने आसपास के वातावरण के साथ में समायोजन करता है। ठीक है, मनुष्य केवल और केवल अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने आसपास के वातावरण में काट छांट करता है, ऑल्टर करता है उसको। किसके अनुसार? अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अकॉर्डेंस विथ हिज नीड, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अनेकों संभावनाओं के अंदर उसे उचित लगता है, उसके अनुरूप वो अपने आसपास के वातावरण के साथ, अपने आसपास के जो पर्यावरण है उसके साथ वो केवल समायोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि वो उसके अंदर इच्छित परिवर्तन लाने की क्षमता भी रखता है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज समझने की है, और जो चीज समझने की है उसको समझिएगा कि किस रूप में समझना है उसको। वो ये दिखा रहे हैं कि पहले वाला जो पैराडाइम था उसमें ये चीज आई कि ये जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है, जिसमें ये कहा गया कि प्रकृति कुछ भी कर सकती है, इस संभववाद के आते आते उस पर लगाम लगी और ये चीज सामने आई कि नहीं नहीं नहीं, ये कुछ भी संभव नहीं है भाई। ठीक है, प्रकृति ही सब कुछ तय करती है, ये संभव नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों पक्षों में एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले वाले पैराडाइम में प्रकृति को कुछ ज्यादा महत्व दे दिया गया, अर्थात वो अतिरेकता की तरफ चला गया और मनुष्य को केवल और केवल प्रतिक्रियावादी और मनुष्य को केवल और केवल प्रकृति के दास के रूप में प्रस्तुत कर दिया। दूसरे वाले में मनुष्य को जरूरत से ज्यादा क्षमतावान बताया, अर्थात फिर एक दूसरा जो अतिरेकता का कोना था उसको पकड़ लिया। ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की कि मनुष्य प्रकृति पर हावी है। और वास्तविकता ये है कि ये दोनों ही स्थितियां जो है वो हमें वास्तविकता के करीब नहीं लगती है। हम यदि वास्तव में देखें तो निश्चित रूप से मनुष्य ने जिस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ में जिस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है, जिस तरह से उसने अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को थोड़ा थोड़ा अपने आवश्यकता के अनुरूप ढालने की कोशिश की है, उसको देख के टोटली मनुष्य को ये मान लेना कि वो केवल प्रकृति द्वारा प्रदत्त परिस्थितियों में समायोजन करना है, ये उचित नहीं है। ठीक है, और दूसरी तरफ कि प्रकृति को ये देख लेना कि भाई प्रकृति जो है वही सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ करती है, तो ये तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं कि मनुष्य किस हद तक प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकता है, उसकी भी एक सीमा है। इसका मतलब कि आप मनुष्य को स्वच्छंद नहीं देख सकते। ठीक है, फ्रीलांसर की तरह नहीं है मनुष्य, उसके ऊपर प्रकृति का कंट्रोल है जरूर, उसकी डिग्री वेरी कर सकती है।
उस कंट्रोल की कोटि जो है उसमें हमें अंतर दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, अब फ्रेंच स्कूल में विदाल दी लाब्लाश आए, आप जानते हो विदाल दी लाब्लाश के बारे में, और उन्होंने क्या किया, फ्रांस में छोटे छोटे जो प्रदेश हैं जिनको पेज कहा जाता है, छोटे छोटे प्रदेशों के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने प्रदेशों के आसपास के वातावरण और वहां पर मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों की दृष्टि से छोटे छोटे प्रदेशों के अध्ययन को बल देते हुए इस उपागम को उन्होंने बहुत ही मजबूती से रखा कि मनुष्य को एक सक्रिय अभिकर्ता के रूप में, एक एक्टिव एजेंट के रूप में देखकर हमें प्रादेशिक वर्णन करना चाहिए। ये लूसियन फाब्रे नाम के एक हिस्टोरियन और सोशियोलॉजिस्ट हुए थे, ठीक है, जिन्होंने ये पॉसिबिलिज्म शब्दावली कॉइन की थी, है ना। पॉसिबिलिज्म जो शब्दावली है, ये टर्म पॉसिबिलिज्म वाज गिवन बाय फैब्रे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, देयर आर नो नेसेसिटीज, देयर आर नो नेसेसिटीज, कहीं भी नेसेसिटीज नहीं है, बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, जबकि चारों तरफ संभावनाएं हैं, एंड मैन एज द मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटी, और मनुष्य जो है ना वो इन सारी संभावनाओं का मास्टर है वो, ठीक है, एंड इज द जज ऑफ देयर यूज, और वो केवल मास्टर ही नहीं है, केवल मालिक ही नहीं है इन संभावनाओं का, वो विवेकशील भी है, वो जजमेंट करता है, वो तय करता है कि कौन सी संभावनाओं को कब किस रूप में उपयोग में लाना है, यूज करना है, ठीक है। तो दिस इज बाय द रिवर्सल विच इट इन्वॉल्व्स पुट्स मैन इन द फर्स्ट प्लेस। अब ये उल्टा हो गया, पहले वाले क्या करते थे, नेचर को सर्वोपरि फर्स्ट प्लेस पे रखते थे, अब इन्होंने क्या किया, मनुष्य को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, मनुष्य को सर्वोपरि कह दिया, ठीक है। एंड नो लॉन्गर द अर्थ, अब मनुष्य ही सर्वोपरि है, प्रकृति नहीं है, नॉर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ क्लाइमेट, प्रकृति जो प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव भी नहीं है, नॉर द डिटरमिनेंट कंडीशंस ऑफ द लोकेलिटीज, और ना ही जो विभिन्न स्थान हैं उनकी वो सारी चारित्रिक विशेषताएं जो मनुष्य के कृत्यों को प्रभावित करें। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो संभववाद की धारा आई, इस संभववाद की धारा ने क्या किया, पूरा का पूरा पलट फेर कर दिया, मतलब जो एक चिंतन फलक पहले से स्थापित था पर्यावरणीय निश्चयवाद के रूप में, उसको पलट के और संभववादी चिंतन की स्थापना इन्होंने की, ठीक है। ब्रिटिश स्कूल में भी इस पर काम हुआ, गैडीज और फ्लेयर ने इस पर काम किया। गैडीज का बहुत फेमस है ये वर्क प्लेस एंड फॉक, बहुत फेमस वर्क है, ठीक है। यूएसए के अंदर कार्ल सावर ने इस संभववादी उपागम को खूब आगे बढ़ाया। शुरुआत में वो घोर संभववादी थे, लेकिन धीरे धीरे वो नवनिश्चयवादी की तरफ मुड़ गए थे, नवनिश्चयवाद की तरफ मुड़ गए थे, और उन्होंने बताया हाउ लैंडस्केप अंडरगोज इन चेंज इन कल्चरल सक्सेशन, किस तरह सांस्कृतिक बदलाव के साथ साथ जो दृश्य भूमियों में बदलाव भी देखने को मिलते हैं। और आपने देखा होगा कि सांस्कृतिक दृश्य भूमि की संकल्पना पे सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया था कार्ल सावर ने। इसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, दोनों ही सही नहीं है, ना तो पूरी तरह से पर्यावरणीय निश्चयवाद की संकल्पना है वो यथार्थ पटल पे खरी उतरती है, और ना ही संभववाद की, कि कहीं बीच का रास्ता है, ठीक है। तो OH के स्पेट ने उसको अपने तरीके से प्रोबेबिलिज्म में बताया, है ना, प्रायिकतावाद में बताया, और उसको अपने तरीके से ग्रिफिथ टेलर ने स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में बताया, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर ये कहते हैं कि भाई देखो, जो प्रकृति है उसकी भी कुछ सीमा तक मनुष्य के ऊपर नियंत्रण की क्षमता है, ठीक है। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि मनुष्य के पास भी सीमित छांट की स्वतंत्रता है। तो ये देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द कंट्रोल बाय नेचर एंड द फ्रीडम ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, उसमें बैलेंस की बात करता है। तो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म in the attempt to modulate the shrillest tones of inexorable necessitarianism traffic rule, इसको ट्रैफिक रूल के रूप में जानते हैं, ठीक है। एंड इन्होंने कहा कि नेचर प्रोवाइड्स लिमिटेड पॉसिबिलिटीज, ये लिमिटेड शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफर करता है संभववाद को नव निश्चयवाद से,
क्योंकि वहां पर नेचर प्रोवाइड्स पॉसिबिलिटीज, ठीक है, वो था। ये क्या है, नेचर प्रोवाइड लिमिटेड पॉसिबिलिटीज, प्रकृति सीमित संभावनाएं देती है, इन विच मैन हैज ऑप्शन टू चूज। तो मनुष्य के पास में छांट की अपार स्वतंत्रता की बात खत्म हो गई ना। मनुष्य के सामने छांट की अपार स्वतंत्रता है, वो बात खत्म हो गई, ठीक है। अब देखिए, जो प्रोबेबिलिज्म आता है ना, जिसके जनक OH के स्पेट हैं, ये वही बात दूसरी भाषा में कहते हैं जो नव निश्चयवादी कहते हैं। इनकी फिलॉसफी और इनकी मेथोडोलॉजी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, ये कहते हैं कि देयर इज अ मिडवे, बीच का रास्ता है बिटवीन द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड द रेशियल दिस रेडिकल पॉसिबिलिज्म, कि भाई ये जो क्रांतिकारी संभववाद है उसमें और पर्यावरणीय निश्चयवाद, इनमें कहीं बीच का मार्ग है, और वही प्रोबेबिलिज्म है, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, इट व्यूज दैट ऑल्दो द फिजिकल एनवायरनमेंट डज नॉट यूनिकली डिटरमाइन द ह्यूमन एक्शंस। ये कहते हैं, ये बात सही है कि भाई भौतिक जो वातावरण है वो पूरी तरह से मानव के जो कृत्य हैं उनको नियंत्रित नहीं करता, पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करता। It does nevertheless make some responses more likely than other, लेकिन वहां पर प्रकृति के द्वारा जो संभावनाएं प्रकट की जाती है उनमें से कुछ ही ऐसी है जिनके प्रति मनुष्य के द्वारा रेस्पॉन्स किए जाने की संभावना ज्यादा है। मतलब प्रकृति कहीं न कहीं मनुष्य के कृत्य को डायरेक्ट करने की दिशा में काम कर रही है। पूरी तरह से मनुष्य जो है वो खुले घोड़े की तरह नहीं है, उस पे प्रकृति का सीमित नियंत्रण है, ठीक है। ह्यूमन एक्शन वाज रिप्रेजेंटेड एज नॉट सो मच a matter of an all or nothing choice, है ना, कि इस तरह का नहीं है और कंपल्शन, बट ए बैलेंस ऑफ पॉसिबिलिटीज, कि यहाँ पर सारा का सारा बाध्यता नहीं है कि भाई प्रकृति ने एक दिशा दे दी कि मनुष्य को उसी के अंदर ही काम करना है, मनुष्य उसके अनुरूप ही प्रतिक्रिया करेगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वास्तविकता ये है कि वहां संभावनाओं में और नियंत्रण में एक संतुलन है। इसके बाद में परिमाणात्मक क्रांति आती है, ठीक है ना, विधितंत्रीय बदलाव आता है। इस विधितंत्रीय बदलाव में हम देखते हैं कि यूएसए में आयोवा, विस्कोसिन, वॉशिंगटन और प्रिंसटन विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग हैं, जॉन वीवर हैं, है ना, गैरिसन है, उलमन है, स्टीवर्ट है, बहुत सारे लोग हैं जो इस परिमाणात्मक क्रांति की को स्थापित करने के लिए काम करते हैं। ब्रिटेन में कैम्ब्रिज में आपने नाम सुनागा, हैगेट एंड शॉर्ले, वो हैं, जीके जिफ हैं, इनका काम बहुत फेमस हुआ है। स्वीडन में हैगस्टेन ने सिमुलेशन मॉडल दिया था, आपको ध्यान हो तो, है ना, इनोवेशन ऑफ दिस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो मेथोडोलॉजिकल रिवोल्यूशन चला, ठीक है, इस मेथोडोलॉजिकल रिवोल्यूशन ने क्या किया, कुछ ऐसी चीजें छोड़ दी जिनकी आलोचना आगे जाकर हुई, और वो जो चीजें थी वो ये थी, जैसे इन्होंने कहा कि सारे मनुष्य आर्थिक मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा होता नहीं भाई, आज कोरोना काल है, आप इसको देखिए, मनुष्य के व्यवहार को यहाँ देखिए। आपको बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो आज मानव सेवा कर रहे हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे मिलेंगे जो आज आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। ये सेम बात मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए तमाम तरह के लोगों से है, चाहे वो एम्बुलेंस चलाने वाले हों, चाहे वो मेडिकल स्टोर चलाने वाले हों, चाहे वो बहुत सारी तरह की लेबोरेटरीज चलाने वाले हों, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या आप कह सकते हो कि जितने भी मनुष्य हैं वो सब के सब अधिकतम लाभ के लिए काम कर रहे हैं? तो ये जो अजम्पशंस है कुछ, वो उनके ऐसे लगे जो थोड़ा सा यथार्थ से थोड़ा परे हटके दिखते हैं। आइसोट्रॉपिक सरफेस, अरे इतनी विविधता रूपी पृथ्वी है, उसके ऊपर समरूप धरातल, आइसोट्रॉपिक सरफेस मतलब समरूप धरातल। तो समरूप धरातल की कल्पना जो है वो उतनी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ्स लैंडस्केप जो है दैट इज हाईली वेरिएबल। पृथ्वी की जो
जो जो जो ऊपरी सतह है ना, वो बहुत विविधताएं लिए हुए है। इकोनॉमिक रैशनैलिटी अब सदैव ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। हम हर काम जो है वो केवल और केवल इकोनॉमिक रैशनैलिटी को देख के ही नहीं करते हैं, है ना। ये हमारे स्वभाव में नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इस विधितंत्रीय बदलाव ने क्या किया, मार्ग प्रशस्त कर दिया प्रत्यक्षवाद का, पॉजिटिविज्म का, है ना। उसका मार्ग प्रशस्त कर दिया, जिसकी बात बहुत पहले अगस्त काम्टे कर चुके थे। लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि उस समय पैराडाइम था, हम ये तो नहीं कहते कि अगस्त काम्टे जब थे उस समय प्रत्यक्षवाद का चिंतन फलक था। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि अगस्त काम्टे ने इस धारा में पहली अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उस समय अगस्त काम्टे के साथ में बहुत बड़ा विद्वानों का हुजूम नहीं था, जो कि अगस्त काम्टे के काम को एक चिंतन फलक के रूप में स्थापित कर दे। तो अगस्त काम्टे का काम से हम उसकी जड़ें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये चिंतन फलक के रूप में स्थापित हुआ 1950 के दशक में जाकर, ठीक है। तो a philosophy of science originally proposed by the French philosopher and sociologist Auguste Comte to distinguish science from both metaphysics and religion। तो अगस्त काम्टे ने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह विज्ञान जो है वो मेटाफिजिक्स से, मेटाफिजिक्स मतलब जो इस तरह की बातें करता है भी, आत्मा क्या है, ठीक है। तो ये जो जिन ऐसे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट्स की बातें करना, जिनको डिफाइन करना हमारे लिए अनुभविक तरीके से संभव नहीं हो, वो मेटाफिजिकल कैरेक्टर्स वाले होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिलीजन है ना, मेटाफिजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि साइंस इनसे परे है ना, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जो साइंस प्रूव करती है उसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए। सॉरी। अब देखिए उसके बाद कि 1920 के दशक के आते आते हमें कहीं ना कहीं दिखता है कि काम्टे ने जो बातें कही थी उनका एक रिवाइवल नजर आ रहा है। पॉजिटिविस्ट जो फिलॉसफी है, जो प्रत्यक्षवाद का दर्शन है, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे एक 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 थियोरेटिकल कंसेप्शन लेके आगे बढ़ रहा है। और ये चीज जो हमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी दिखाई देने लगी 1920 में के दशक में, ये 1930-40 के दशक में थोड़ी और आगे बढ़ी, और 1950 के दशक में आते आते प्रत्यक्षवाद जो है, ये प्रत्यक्षवाद जो है उसके दर्शन को परिमाणात्मक क्रांति का हाथ मिल गया, और इन दोनों के मिलने से प्रत्यक्षवाद स्थापित हुआ। क्या चारित्रिक विशेषता है इसकी? नंबर 1 एम्पिरिसिज्म, है ना, ठीक है। एम्पिरिकल है, एम्पिरिकल मतलब आनुभाविक। जो चीज आपकी इंद्रियां महसूस कर रही है आप उन्हीं को स्वीकार करिए, ठीक है। ओनली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जो यथार्थ है केवल उसके ऊपर आधारित। मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट एक्सप्लेनेशंस, रिपीटेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। इसमें क्या है, देखो एकदम प्रिसाइज मतलब जो आपने कह दिया ना वो बिल्कुल एकदम सटीक, है ना। एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। आप यदि उसको बार बार करके देखोगे तो एक ही परिणाम आएगा, और आप यदि चाहो तो आप अपने ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी करने में भी सक्षम हो सकते हो, ठीक है। कुल मिला के पूरे प्रत्यक्षवाद का एक ही ध्येय था, और वो था वैल्यू फ्री ऑब्जेक्टिव रिसर्च, मतलब मूल्य स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ शोध। ये परम ध्येय, मूल्य स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ शोध, ये मूल ध्येय माना गया इस प्रत्यक्षवाद का, ठीक है। अब देखिए जब ऐसी बातें आई प्रत्यक्षवाद में कि भाई मनुष्य आर्थिक मनुष्य के रूप में काम करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। जब आपको सरलता से आपसे नियम नहीं बन रहे थे,
ठीक है, सिद्धांत नहीं प्रतिपादित हो रहे थे, तो आपने इस तरह की मान्यताएं ली कि आइसोट्रॉपिक सरफेस है ना, अर्थात आप क्या करो, एक समरूप सरफेस की कल्पना करके आगे चलो। तो ये जो चीजें धीरे धीरे आई, तो लोगों ने क्या किया, इनकी जमकर आलोचना की, है ना। लोगों ने कहा यार ये चीजें वास्तविकता से परे हैं, ये चीजें वास्तविकता से परे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म के साथ में ये डेवलप्ड इन फिलॉसफी ऑन द बैकिंग ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ठीक है। ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म के साथ साथ ये धीरे धीरे ये ज्योग्राफी के अंदर इसने अपने पैर पसारे, ठीक है। और आपको ध्यान होगा, आपने एक नाम सुना होगा, वियना सर्किल। ये वियना सर्किल जो है, ये वियना और उसके आसपास ऑस्ट्रिया में है वियना, ठीक है। वहाँ के लोगों ने ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म की संकल्पना दी थी, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस एंड नेचुरल साइंटिस्ट ये मिलकर बनाते हैं वियना सर्किल को। 1920s में इन्होंने खूब काम किया लॉजिकल पॉजिटिविज्म की के ऊपर, जो वास्तव में रीढ़ की हड्डी साबित हुआ आगे जाकर प्रत्यक्षवाद के चिंतन फलक के स्थापित होने में, ठीक है। यही वो काम था जिसने असली नींव रखी थी प्रत्यक्षवाद के चिंतन फलक के स्थापित होने के लिए। ये जो दर्शन है प्रत्यक्षवाद, थ्राइव है ना, थ्राइव्स, ये कोशिश करता है किसकी, थ्राइव्स स्पार्शियल साइंस विद डिडक्टिव नोमोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस। ये बेसिकली इस पूरे के पूरा ये जो स्थानिक विज्ञान है, ये इसको किधर ले जा रहा है, लॉ मेकिंग की तरफ, है ना, सिद्धांतों और नियमों के प्रतिपादन की तरफ। क्योंकि जब हम नोमोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं ना, इसका मतलब हम सिद्धांतों और नियमों के प्रतिपादन की ओर बढ़ रहे हैं, जिनकी सर्वत्र स्वीकारोक्ति को हम सुनिश्चित कर सकें, जिनकी सार्वभौमिकता को हम सुनिश्चित कर सकें। एंड रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया परिकल्पनाओं को टेस्ट करने का, और इसीलिए यहाँ पर यह शब्द यूज किया गया है डिडक्टिव, है ना, निगमनात्मक। क्योंकि डिडक्टिव जो अप्रोच है, निगमनात्मक अप्रोच है, उसमें हम क्या करते हैं, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाते हैं, अर्थात पहले से जो नियम, जो संकल्पनाएं प्रतिपादित हैं, हम क्या करते हैं कि उन सामान्य नियमों को हम अलग अलग विशिष्ट परिस्थितियों में जांचने की कोशिश करते हैं। यही निगमनात्मक उपागम है, यही डिडक्टिव अप्रोच है, ठीक है। बाद में व्यवहारवादियों ने खूब आलोचना करी इसकी, ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी सी एक टेक्निकल एरर आई थी इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई ये जो पॉजिटिविज्म है, प्रत्यक्षवाद है, लोगों ने इसका खूब विरोध किया, और विशेष तौर पे वो लोग जो व्यवहारवादी थे, है ना, व्यवहारवादियों ने क्या किया, इसका खूब इसकी आलोचना की। क्योंकि व्यवहारवादी इस बात को कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे कि आप मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य के मूल्य, मनुष्य की आस्थाएं, ठीक है, इन सब को आप विषय वस्तु से बाहर कर दो। क्यों? वो कहते हैं कि भूगोल में मनुष्य केंद्र में है, आप कैसे मनुष्य के व्यवहार को पूरी तरह से नकार सकते हैं। और प्रत्यक्षवादी कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार के लिए भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, इसलिए इसको विषय वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो मूल्य स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ शोध के उपागम को एकदम प्रबलता से रखते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसका खूब आलोचना की, और इन्होंने कहा कि देखो भाई, वास्तविक विश्व और अनुभविक विश्व, इसमें अंतर होता है। एक परसीव्ड विश्व है उसमें, और एक वास्तविक विश्व में अंतर होता है। मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं पॉजिटिविज्म करवाऊंगा, ये तो खाली इंट्रोडक्टरी बात है ना। तो और वैल्यू फ्री ऑब्जेक्टिव रिसर्च जो है ना, उसके लिए कहा कि नहीं, ये कभी भी विश्व के किसी भी पक्ष के बारे में वास्तविकता प्रस्तुत नहीं कर सकती,
वैल्यू फ्री रिसर्च की बात हमें हमारे विषय में नहीं करनी चाहिए। तो इस धारा के साथ फिर जो एक नई धारा आई वो व्यवहारवाद की आई, और इस व्यवहारवाद की धारा ने बेसिकली जो स्थान लिया 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक में, मूल रूप से ये प्रत्यक्षवाद के आलोचना में खड़ी हुई थी ये शाखा। ठीक है, एन एम्फेसिस वाज लेड डाउन, इसमें इस बात पर जोर दिया गया, ठीक है, लेड डाउन अपॉन साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरपिनिंग इंडिविजुअल स्पेशल बिहेवियर। उन्होंने कहा देखो भाई, आप किसी भी जो एक व्यक्ति विशेष है ना, व्यक्ति विशेष, आपको उसको विशिष्ट स्थान देना होगा। ठीक है, that has emphasized the role of cognitive and decision making factors that intervene in the relations between the multi-dimensional environment and human actions। उन्होंने कहा कि जो वातावरण है, जो बहुआयामी वातावरण है और जो मानवीय कृत्य हैं, ठीक है, और मानवीय जो निर्णय प्रक्रिया है, वो मूल्य स्वतंत्र हो ही नहीं सकती, वो मूल्य स्वतंत्र हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया प्रत्यक्षवादियों के विरुद्ध। इन्होंने कहा देखो भाई, स्थान है वो दो तरह का होता है, एक वास्तविक या वस्तुनिष्ठ। ठीक है, जैसे आप जहां भी बैठे हैं, जिस कमरे में भी बैठे हैं, ठीक है ना, वो भौतिक रूप से एक कमरा है ना, और वो तो है उसका वास्तविक ज्ञान। ठीक है, अब आप इस कमरे में आए, आपने इस कमरे का के अलग पक्षों को चुना, 20 लोग इस कमरे में आए और बाहर गए। आप यदि 20 लोगों को कॉपी पेन देके बिठाओ और कहो कमरे का वर्णन करिए, उन 20 में से किन्हीं भी 2 का वर्णन एक जैसा नहीं होगा। इसका मतलब कि कमरा तो एक ही है, अर्थात एक्चुअल और ऑब्जेक्टिव स्पेस तो है, वास्तविक जगत है, वास्तविक विश्व है ना, लेकिन इसके साथ साथ में एक और दुनिया है, वो है व्यवहारिक दुनिया या महसूस की गई दुनिया। ठीक है, जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्नता रखता है, और उसने कहा कि हमें इसको महत्व देना ही देना होगा। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन एक्शन जो होते हैं उनको डिटरमाइन करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताए उन्होंने, मोर एम्फेसिस ऑन एन इंडिविजुअल रादर देन ग्रुप। हालांकि बाद में ये फेल हो गए थे इसमें, व्यवहारवादी इस पक्ष को लेके तो चले, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो बड़े ग्रुप के तुलना में छोटे ग्रुप लेने लग गए, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इसको छोड़ा नहीं, है ना, पूरी तरह से उन्होंने इसको छोड़ा नहीं। ठीक है, अर्थात वो पूरी तरह से व्यक्तिपरक शोध और व्यक्तिपरक अध्ययन पर कभी आ ही नहीं पाए व्यवहारवादी। ठीक है ना, एक्सेप्ट म्यूचुअल इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, ये बात सही है ना। इन्होंने ये स्वीकार किया कि वातावरण और मनुष्य के बीच में एक 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 म्यूचुअल इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है, एक सामंजस्य का संबंध है एक दूसरे के साथ, है ना। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि इस मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए हमें निश्चित रूप से मल्टी डिसिप्लिनरी आउटलुक लेके चलना पड़ेगा। हम इसको केवल एक ही चश्मे से यदि देखने की कोशिश करेंगे तो हम वास्तविकता को कभी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जूलियन वोल्पर्ट का काम आया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर, है ना। उन्होंने पेपर लिखा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन स्पाशियल कॉन्टेक्स्ट, और उन्होंने बताया कि जो स्वीडिश फार्मर्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से केवल और केवल अधिकतम लाभ के लिए काम नहीं करते, बल्कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन जो है वो भी मैटर करता है। इसलिए उन्होंने बताया कि ये जो शोध है, इसमें उन्होंने पाया कि जो किसान हैं उनके मूल्य और उनकी आकांक्षाएं वो भी महत्व रखती है। ठीक है, केवल और केवल हम ये सोच लेना, जैसा कि हमें प्रत्यक्षवादियों ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य अधिकतम लाभ के लिए काम करता है, ये उचित नहीं होगा। उसके बाद में साइमन का वर्क आया और उन्होंने क्या किया, इसको एक सेटिस्फाइजर मॉडल के रूप में, है ना, सेटिस्फायर मॉडल के रूप में ही इसको प्रस्तुत किया और आगे बढ़ाया इस संकल्पना को। एलन प्रेड ने बिहेवियरल मैट्रिक्स दी और उसमें जो कि बहुत बेस थी
किस पे, इंडस्ट्रियल लोकेशंस पे, ठीक है। और वही बात निकल गया है कि मनुष्य आर्थिक मनुष्य के रूप में कार्य नहीं करता है। पीटर गोल्ड का मेंटल मैप जो है ना, वो भी इस बात को क्लियरली इंगित करता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ड्स, वन दैट इज अ फिजिकल और ऑब्जेक्टिव वर्ड, एंड सेकंड दैट इज वर्ड परसीव्ड बाय इंडिविजुअल। दो तरह की दुनिया है। आप ये मत मानिए कि केवल और केवल वास्तविक दुनिया जो है वही है और उसी का वर्णन जो है वो अंतिम वर्णन है। क्यों? क्योंकि उस वास्तविक दुनिया को आप जब देख रहे हो तो आप अलग तरीके से देख रहे हो और दूसरा ह्यूमन बीइंग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो आपको उन दोनों को सम्मान देना होगा, ठीक है। तभी तो हम कहते हैं कि ये इंडिविजुअल की बात करते हैं। हालांकि मैंने कहा आपको कि ये शुरुआत वहां से की इन्होंने, लेकिन लास्ट में ये छोटे छोटे समूहों के अध्ययन पर ज्यादा टिके रहे। केप्स ने फ्लड प्लेन्स की स्टडी की और बताया कि देखो भाई, जब कहीं बाढ़ आती है तो ऐसा नहीं होता एकदम से सारे लोग भाग गए, कुछ लोग चले जाते हैं, कभी नहीं लौट के आते, डर जाते हैं, कुछ लोग टाइम बीइंग जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, कुछ लोग बाढ़ के टाइम भी ड्राई पॉइंट्स के ऊपर रहते हैं, वहां छोड़कर नहीं जाते। व्यवहार एक जैसा कहाँ हुआ, है ना? व्यवहार में तो अंतर है, ठीक है। लेकिन देखो, सबसे बड़ी बात है कि अब तक जितने भी चिंतन फलक आए वो केवल और केवल इस बात को समझाने में लगे हुए थे कि हमें भूगोल की विषय वस्तु का अध्ययन कैसे करना चाहिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन ओरिएंटेशन नहीं थे, ठीक है ना। ये केवल और केवल कंटेंट को एक्सप्लेन करने पर ज्यादा जोर दे रहे थे। और इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस समय तक के जो चिंतन फलक है उनको अलग रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद के चिंतन फलक को यहाँ एक अलग धारा के रूप में देखते हैं, क्योंकि इस समय तक ऐसे मूवमेंट आ गए थे जिन्होंने ये इशारा कर दिया था कि जो विषय मानव कल्याण के ऊपर नहीं काम करेगा, जो विषय मानवीय समस्याओं के लिए हल प्रस्तुत करने में सफल नहीं होगा, वो विषय बहुत लंबा नहीं टिक सकता। और यही कारण है कि अब एक धारा में चेंज आया और अब केवल विषय की विषय वस्तु को एक्सप्लेन करने तक चिंतन फलक सीमित नहीं रहे। अब जो नए चिंतन फलक आए एक बार के लिए, जैसे मानवतावादी भूगोल, कल्याणकारी भूगोल, क्रांतिकारी भूगोल, महिलावादी भूगोल, इन सारे के सारे चिंतन फलकों में कहीं न कहीं मानवीय समस्याओं के हल प्रस्तुत करने की ओर हम लोग बढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये जो चिंतन फलक आते हैं इसके बाद में, है ना, जैसे वेलफेयर ज्योग्राफी है, कल्याणकारी भूगोल। अब कल्याणकारी भूगोल और क्रांतिकारी भूगोल, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से प्रभावित थे, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जो तरीका था, जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन था, वो अलग अलग था। ये वेलफेयर, जो कल्याणकारी भूगोल के जो समर्थक थे, वो ये मानते थे कि वर्तमान तंत्र में परिवर्तन लाकर और हम जो मानवीय समस्याएं हैं उनके हल प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन क्रांतिकारी भूगोलवेत्ताओं का ये मानना था, तंत्र को पलटना जरूरी है। वर्तमान तंत्र के अंदर बदलाव करके मानवीय समस्याओं के हल प्रस्तुत करने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्रांतिकारी आए। ये दोनों अप्रोचेस लगभग साथ साथ से 1960 और 70 के दशक में फलीभूत होती गई, ठीक है। और इनमें कहीं न कहीं जो असमानता, क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, है ना, असमानता और सामाजिक न्याय के जो प्रश्न हैं उन पर कहीं न कहीं जोर दिया गया, ठीक है। 1970 में ह्यूमन ज्योग्राफी वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेनी वेलफेयर प्रॉब्लम्स, और 1970 के दशक में अनेकों काम हुए मानव भूगोल के अंदर जो मानवीय समस्याओं को कहीं न कहीं उनके ऊपर इशारा कर रहे थे, उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, उनसे बाहर निकलने की तर्ज पे काम कर रहे थे। उनमें था जैसे भूखमरी, है ना, पोवर्टी, है ना, हंगर, गरीबी, भूखमरी, अपराध, क्राइम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, प्रजातीय भेद, है ना, अनइक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, ये जो लोक सेवाएं हैं उन तक असमान पहुंच, ऐसी अनेकों अदर एरियाज जो
क्वालिटी ऑफ लाइफ से जुड़े हुए थे, उनको भी इन्होंने शोध में शामिल किया। इन सारे पक्षों पर शोध किया, इनके कारणों को उजागर किया, इनके लिए निदान प्रस्तुत करने के उपागम पर काम किया। ठीक है, जैसे स्मिथ का काम बहुत फेमस है। इसको यहाँ यदि वेलफेयर ज्योग्राफी की बात की जाए तो स्मिथ का ये काम यहाँ पर बोले बिना तो इसकी बात संभव ही नहीं है। और उन्होंने एक बात कही थी, हु गेट्स व्हाट वेयर एंड हाउ, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या बात सामने आती है, हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिल रहा है। तो आप इसका दूसरा डायमेंशन देखो, किसको क्या नहीं मिल रहा है ना। हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिल रहा है और किसको क्या नहीं मिल रहा है। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए, वेयर, मतलब कहां पर मिल रहा है और कहां पर नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद में आप तीसरी चीज पे आइए, हाउ, कैसे ये सारा जो पैटर्न, ये जो सारी असमानता जन्म ले रही है, ठीक है, वो कैसे जन्म ले रही है। ठीक है, ये जो सारी बातें हैं, ठीक है, ये इनको बहुत गहराई से स्मिथ के चिंतन में देखने को मिला। और धीरे 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 हमने देखा कि पूरे ये बेसिकली एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय जो एक मूवमेंट था, है ना, उसका हिस्सा था, जिसके अंदर जो लिबरल थॉट्स थी वो धीरे धीरे प्रिवेल कर रही थी, वो धीरे धीरे स्थान ले रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रांतिकारी उपागम की। तो देखिए, क्रांतिकारी उपागम में क्या था कि उन लोगों का सिस्टम से विश्वास उठ गया और उन्होंने कहा नहीं, सिस्टम जो है ये बेसिकली समस्याओं के हल प्रस्तुत नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जितनी भी बातें जो अभी हमने की यहाँ पे, भुखमरी की, गरीबी की, अपराध की, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, है ना, लोक सेवाओं तक पहुंच में अंतर की, उन्होंने कहा कि इन सब के पीछे जड़ क्या है। उन्होंने कहा इन सब के पीछे जो मूल जड़ है ना, वो है पूंजीवादी व्यवस्था। और जब तक इनको इसको उखाड़ के ना फेंक दिया जाए और एक नए सिस्टम जो है उसको स्थापित ना कर दिया जाए, तब तक हम जो है वो, जो लोग परेशान हैं, जो लोग सामाजिक न्याय से दूर हैं, जो लोग गरीब हैं, हम उनको उनका हक नहीं दे सकते। ठीक है, इन दोनों आंदोलनों के साथ साथ एक बहुत मजबूती से एक आंदोलन और समानांतर चला और उसको कहा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी, मानवतावादी जो उपागम था, ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का एक मूवमेंट था। और उस डिफरेंट मूवमेंट के अंदर हमें ये देखने को मिला कि कहीं न कहीं मनुष्य की चेतना, मनुष्य की सृजन क्षमता, ठीक है, इन तक को महत्व दिए जाने की बात की गई। ठीक है, तो जब इस तरह की बात की गई, इसका मतलब कहीं न कहीं मानव के जो डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस है, मानव के जो एक सम्मानजनक अस्तित्व है, उस पर काफी बल दिया गया। और एक चीज देखने को मिली इस पूरी प्रक्रिया में कि अब एक मूवमेंट था जो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ इस ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के डेवलपमेंट के साथ चल रहा था, जिसके अंदर ये बात की गई कि मनुष्य को उसके विकास के लिए केवल भौतिक विकास के अवसर ही प्राप्त नहीं होने चाहिए, बल्कि उसको उसके मानसिक विकास के लिए भी संपूर्ण अवसर जो है मिलने चाहिए। इसके बाद देखिए, हम एक चीज और देखते हैं, और वो हम ये देखते हैं कि एक महिलावादी चिंतन आता है। महिलावादी चिंतन के अंदर भी ये है कि विद्वान, क्योंकि ये चिंतन भी कहीं ना कहीं इसी वेलफेयर और जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है उससे आगे निकला है। ठीक है, उसके अंदर हमें निश्चित रूप से जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफिकल अप्रोच है उसका भी हमें कहीं ना कहीं असर दिखाई देता है। और उसके अंदर ये बात की गई है कि भाई जो आधी जनसंख्या है, ठीक है, उसकी भी तमाम प्रकार की आवश्यकताएं और सम्मानजनक अस्तित्व को निर्धारित करने के लिए
हमें पहले तो उसकी वास्तविक स्थिति को उजागर करना चाहिए और फिर बराबरी के स्तर पर लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो इस तरह बहुत नए नए उपागम आए भूगोल में, नए नए चिंतन फलक आए और भूगोल धीरे 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 लगातार समृद्ध होता गया। ठीक है, आज हम और भी बहुत तरह के चिंतन फलक हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म आज दुनिया में हम रह रहे हैं, जहाँ पर स्ट्रक्चरलिज्म को पूरा तरह से अपोज करके और डी स्ट्रक्चरलिज्म की बात होती है। अर्थात अब फिर वही बात आ गई कि भाई ये सामान्य नियम वगैरह बनाने की बात को अब आप छोड़ दीजिए, आप बात करिए किस चीज़ की, आप बात करिए इंडिविजुअल की, आप बात करिए इंडिविजुअल के कॉन्शियस को रिप्रेजेंट करने की, आप बात करिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो इस तरह से लगातार भूगोल जो है वो अपना स्वरूप जो है उसको बदलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ कोई थोड़ी सी टेक्निकल एरर आई है जिसके कारण ये स्लाइड आगे नहीं गई, लेकिन मैंने आपको वो सारी बातें जो आज हमें करनी थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी है। ठीक है,